हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजिया सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम देख रहे हैं। आज है हमारा सेकंड चैप्टर ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। इसको हम सीटेट के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है। हम ये देख लें कि हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है, जियोड शेप की है, भूभाग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, ये लाइन याद रखिएगा। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पे ये नॉर्थ और साउथ में थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी। इसका जो बीच का भाग है कैसी है, उभरी हुई है। यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है क्या फिर कैसा है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा में। आप सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। देखिए, ग्लोब इसी के शेप का है ना। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ठीक है, आपसे एक चीज पूछता है हर बात की, ग्लोब है क्या? तो ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक, ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। देखो, विभिन्न ग्लोब जो है ना, विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े छोटे हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो या फिर नहीं भी ले जा सकते हो आप। पॉकेट में रखने योग्य भी हो सकते हैं, गुब्बारे जैसे भी हो सकते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको हम ले जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े वाले होते हैं उसको तो हम नहीं ले जा सकते। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू। आपने देखा होगा कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। कुम्हार जैसे अपने पहिया को, चाक को जब घुमाता है, या फिर लट्टू जैसे हम घुमाते हैं। ग्लोब पर हम देश, महाद्वीप, महासागर उनके सही मतलब कि आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर क्या होता है, देश, महाद्वीप, सागर उनके मतलब सही आकार में उसको दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन। देखो, पृथ्वी के समान किसी गोले पे हम उसका वर्णन करेंगे तो बहुत कठिन बात है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु और रेखाओं की आवश्यकता होती है, और जैसे संदर्भ की इसके लिए एग्जैक्ट है। जैसे आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। ये आप देखोगे, सुई देख रहे हो ना, इस झुकी हुई इसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष। क्या है ये? अक्ष है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ये ग्लोब था, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सुई गुजर रहा है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, एक बात याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। और इसको हम ग्लोब को भी कैसे घुमाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखिए कि ये दोनों दोनों में एक अंतर है, और लेकिन एक चीज याद रखा, दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं। पृथ्वी पर कोई ऐसी सुई है होता तो हम लोग कुछ चुभता ना। सुई ऐसी नहीं है, लेकिन हम ये अपने अपने लेकिन ये अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अब ग्लोब पे हम अपने मतलब की सहायता के लिए बना लें ताकि आसानी हो। एक एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं। मैं आपको पहले बता दी, विषुवत वृत्त होता है। इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा। उत्तर के भाग को, इसके भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इधर के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, बराबर दोनों में होता है, आधा आधा होता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत वृत्त पर पृथ्वी एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर मतलब विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने में महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कौन? विषुवत वृत्त, मतलब कि स्थानों के बताने में। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को हम किस में मापते हैं? अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त शून्य मतलब किसको दर्शाती है? ये शून्य मतलब जीरो डिग्री लाइन को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। इसका माप जो होगा 360 डिग्री यानी 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश का होगा। इस प्रकार जो होता है 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश एवं ध्रुव मतलब कि उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिणी में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, जिसके साइड जो है उसको कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। जैसे ये उत्तर, इधर साइड के दक्षिण। समानता इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में जो दक्षिण अमेरिका में है, ये क्या है? बेलो हेरिजोट, दोनों एक ही अक्षांश पे माने 20 डिग्री अंश पे ही स्थित है। कौन? महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का जो है बेलो हेरिजोटो। ठीक, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में, चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र ये उत्तर में है, और वही बेलो हेरिजोट 20 डिग्री ही में ही है, लेकिन कहाँ पे? ये दक्षिण में है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये चित्र से आप स्पष्ट कर सकते हो, ये चित्र देख रहे हो ना, इससे स्पष्ट कर सकते हो।
जैसे जैसे हम विश्वत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश हम देखते हैं, विश्वत वृत्त जो हो गया ये 0 डिग्री, फिर उत्तर ध्रुव जो हो गया 90 डिग्री का होता है, उत्तर में दक्षिण का होता है तो 90 डिग्री दक्षिण। इसके अतिरिक्त भी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, हम उसको देखते हैं। 4 कौन कौन से हैं, ये देखो। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये रहा, ठीक है, ये विश्वत वृत्त हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध का ये लाइन जो होगा 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। फिर विश्वत वृत्त के उत्तर में ध्रुव में, यहाँ पे क्या होगा, ये उत्तर ध्रुव वृत्त होगा। और इसके बाद 66.5 डिग्री इधर का जो होगा ये दक्षिण ध्रुव वृत्त होगा। इसको मैं आपको ये दिखाती हूँ, इससे आप समझ जाओगे। ये रहा 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त, और ये 66.5 डिग्री क्या हो गया, दक्षिण ध्रुव वृत्त। और ये हमारा मकर रेखा हो गया, और ये हमारा कर्क रेखा हो गया, और ये हमारा विश्वत वृत्त हो गया 0 डिग्री लाइन। पृथ्वी के ताप कटिबंध, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य जो होता है वर्ष में एक बार दोपहर में, देखो एक बार क्या होता है, वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गया, इस तरह से आएगा ना, इसी अगर हमारा तो सर पे आ रहा है तो गर्मी नहीं होगा, उस स्थान पे बहुत ज्यादा होगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, देखो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पे नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती, जैसे जैसे आगे बढ़ते सूर्य की किरणें जो है तिरछी होती जाती है, तभी तो यहाँ लास्ट में देखो क्या बन जाता है, फ्रिज जोन बन जाता है ना। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र का ठंड बहुत होता है। देखो ये यहाँ उत्तर साइड का भी, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीत कटिबंध कहलाते हैं। और शीतोष्ण, जैसे अब शीतोष्ण जो होगा ना, ये इसके बीच का भाग होगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की भी आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, मतलब एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हम मतलब कैसे पता करेंगे कि वो उत्तर में है, दक्षिण में है, दो मतलब कि कहाँ पे है, कि कितनी है, मतलब कौन सी रेखा इनको जोड़ रहे हैं, तो किसके इन रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरी यामोत्तर, जिससे हम निकालते हैं कि ये कहाँ पे है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में मापा जाता है, ये तो हमें पता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी जो होती है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुवों पर ये शून्य होती जाती है, सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिल जाती है। अक्षांश, समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। याद रखिएगा, ठीक। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम की गणना कर सकते हैं, ठीक है। 180 पूर्व 180 पश्चिम की तरफ कर सकते हैं। अब देखो, यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यामोत्तर पृथ्वी को मिलकर 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बांट रही है ना, देखो पूर्व पश्चिम दोनों को बांट रही है। पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू लिखा होता है, पश्चिम के लिए प का लिखा होता है, इससे डिनोट करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही पर स्थित है। ये दोनों एक ही पे स्थित है, किस पे, 180 180, ठीक। अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखाओं और देशांतरी यामोत्तरों के बीच ग्रिड को देखिए। देखो ग्रिड जो है इसको देखिए, ग्रिड को देखिए। अगर आप किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब के उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में जो धुबरी है वो कितने 26 उत्तर में है, और 26 मतलब 26 डिग्री उत्तर में है, अक्षांश पे, और वहीं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उस बिंदु को देखे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, जहां पे ये लोग काटता होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर रेखा को संख्या या 1 2 3 तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, ये हमारे काम का है ही नहीं।
अब देशांतर और समय, यहाँ से आता है बहुत क्वेश्चन। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय होता है और शाम को क्या होता है, सूर्यास्त होता है। अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण को सबसे अच्छा साधन माना गया। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बने परछाई से लगाया जा सकता है। देखो, जो ओल्ड एज के दादी वगैरह होंगे उनसे पता करोगे तो वो सूर्य के परछाई से ही बता देंगे सूर्य अपनी परछाई कितनी बड़ी हो रही है, कितना टाइम हो रहा है। वो घड़ी थोड़ी ना देखती हैं, जबकि वो लोग पढ़ी लिखी भी नहीं है। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय, देखो दोपहर में परछाई जो होती है छोटी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय ये क्या होती है, लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी, देखो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमारी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा उसका समय क्या होगा, पीछे होगा। ये चीज याद रखिएगा, जो ग्रीनविच के पूर्व में उसका समय आगे और जो पश्चिम में होगा उसका पीछे। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। देखो पृथ्वी लगभग 24 घंटे होती है, 24 घंटे में कितने डिग्री पर घूमती है, 360 डिग्री पे घूमती है। अर्थात 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। एवं 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट पे कितने डिग्री घूमती है, 1 मिनट घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच के दोपहर में ठीक 12 बज रहा होगा, ठीक 12 बज रहा है, तब ग्रीनविच के पूर्व में 15 डिग्री का समय 15 इंटू 4 60 मिनट होगा, अर्थात 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से वही पीछे होगा तो क्या होगा, कितना बजा, 11 बजा होगा। इसी प्रकार जब हम ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि हो रही होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि सभी, अब आप भारत का बताएंगे स्थानीय समय। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के समय में अंतर होता है। जैसे बहुत से लोग अलग, जैसे आप अपने ही इंडिया में देख लीजिए, गुजरात और डिब्रूगढ़ में कितना डिफरेंस है, 2.5 घंटा का डिफरेंट है ना, या फिर 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। आपसे एक चीज पूछेगा, भारत का यामोत्तर समय क्या है, भारत का मानक यामोत्तर समय क्या माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है। ये चीज याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसलिए वह आवश्यक है देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो हमारे देश का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का यामोत्तर समय माना गया है, इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से ये जाना जाता है। करीब, देखो कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज वो रात्र में नहीं सो पाएंगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या होगा, क्रिकेट होगा। मतलब लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात जब अभी आपको याद होगा ना, अभी भी आप लोग मैच देखते हो तो आपको पता होगा, जब लंदन में 2 बजे शुरू होता है तो हमारे यहाँ रात का 7:30 बजे, 7:30 बजे सब खाना पीना खा के फटाक से बैठ जाएंगे कि हमें मैच देखना है, और 10:30-11 बजे तक मैच खत्म होता है। इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर है, जब देखो जब भारत और ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री में स्थित है, ठीक। अब आगे तो होगा ही, यहाँ का समय जो है ग्रीनविच से 5:30, आपसे यही पूछेगा कि भारत का टाइम ग्रीनविच से कितना आगे, तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा। इसलिए जब लंदन में 2 बजा होगा तो भारत में 7:30 बजा होगा। कुछ देशों ने बहुत ज्यादा यामोत्तर समय अपने मतलब कि मानक समय माना है। जैसे उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार कनाडा ने भी बहुत ज्यादा अपनाया है। प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो फिर ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो मैं कमेंट पे नंबर डाल दूंगी, आप उस पर मैसेज कर लीजिएगा। नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।